हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइजिंग जोग्राफर में। आज फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो एग्रीकल्चरल थियरी है वान थनेन की। कैसे क्या हुआ, क्या उनका प्रोसेस रहा, कैसी पेटियाँ रही, हम एक एक करके बात करते हैं सभी चीज़ों पे। तो वान थनेन मैक्लेनबर्ग जर्मनी के रहने वाले थे और एक बड़े भूस्वामी थे। तो लगातार उनका खेती का काम होता था और लगातार कुछ ना कुछ वो देखते रहते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे। तो उन्होंने लगातार 40 वर्षों के अध्ययन के बाद या ऑब्जर्वेशन के बाद, लगातार ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या किया, उन्होंने एक थियरी प्रकाशित की जो जर्मन भाषा में डर आइसोलेट स्टार्ट, जिसको अंग्रेजी में द आइसोलेटेड स्टेट कहा गया। ये 1826 में उन्होंने प्रतिपादित की। ये मॉडल जो था ये क्या था, 40 वर्षों के लगातार अनुभव के बेसिस पे था। यानी कि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, एम्पिरिकल एविडेंस, अनुभव के आधार पे था ये थ्योरी जो उन्होंने रचा था। ठीक है, ये एक नॉर्मेटिव मॉडल था। नॉर्मेटिव मॉडल का मतलब सामान्य मॉडल था जो ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस पे था। ठीक है, अब देखते हैं, जब इनका जो एम्पिरिकल बेसिस पर जो मॉडल था ये एक्चुअली बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट, इसको आप देखिएगा ये कई बार पूछ लिया गया धीरे से। तो जो इकोनॉमिक रेंट का मॉडल था वो 1817 में रची गई थी। किसके द्वारा? डी रिकार्डो के द्वारा। ठीक है, डी रिकार्डो ने इकोनॉमिक रेंट की थियरी दी थी। ठीक है, जिसमें फाइंडिंग क्या थी उनकी कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो घटेगी जैसे जैसे मार्केट से दूरी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि मार्केट से दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे सॉइल फर्टिलिटी घटती जाएगी। तो ये क्या था, डी रिकार्डो की फाइंडिंग थी। हालांकि किताबों में ये उल्लेख लिखा जाता है कि इनकी जो थियरी है द आइसोलेटेड स्टेट, ये बेस्ड तो है इकोनॉमिक रेंट की थियरी पे। ठीक है, जो 1870 में गढ़ी गई थी, बेस्ड है, लेकिन थनेन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कोई ऐसी थियरी है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि ये उनकी क्या है, ओरिजिनल थियरी द आइसोलेटेड स्टेट। तो ये हो गया इनका सॉइल फर्टिलिटी और डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगी मार्केट से तो सॉइल फर्टिलिटी घटेगी। ये रिकार्डो का मामला था। उसके बाद थनेन की देखते हैं। थनेन की जो बेसिक फाइंडिंग थी उसमें क्या था, जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ेगा। तो ये तो में मुख्य मुख्य जो बातें हो गई, इनकी बातें हो गई। अब देखते हैं कि जब वान थनेन जब अपनी जो थियरी जब दे रहे थे, जब उन्होंने एक वलयाकार जो उन्होंने चित्र लोगों को बताया, जो थियरी दिखाई, उससे पहले उनकी कुछ पूर्व अवधारणाएं थी या प्री अजम्पशन थे या प्री कंसेप्ट थे। उसमें क्या था, एक उनका पक्का ये बिल्कुल विश्वास था कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी मार्केट से, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी विशेष फसल जो ज़्यादा रेवेन्यू देती हो, ज़्यादा प्रॉफिट देती हो, उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी घटेगी। इंटेंसिटी यानी कि सघनता घटेगी। अगर दूरी बढ़ेगी मार्केट से तो क्या होगी, कोई भी विशेष फसल जो ज़्यादा रेवेन्यू देती है उसका क्या होगा, उसकी सघनता घटेगी या इंटेंसिटी घटेगी। और दूसरी बात क्या थी कि डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो क्या होगा, लैंड यूज पैटर्न विल चेंज। इसका मतलब क्या है कि मार्केट से दूरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो भूमि उपयोग का जो प्रतिरूप है, लैंड यूज पैटर्न, वो क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। मान्यताएं धीरे धीरे जितनी भी मान्यताएं होंगी वो आगे चलेंगे तो वो काम आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक रेंट का मतलब क्या है। ठीक है, ताकि अगर वान थनेन की जो थियरी है अगर इकोनॉमिक रेंट पे बेस्ड है तो कैसे है या फिर कैसे उन्होंने अप्लाई किया, तो ये देखते हैं हम इकोनॉमिक रेंट की थियरी कैसे काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर दो फसलें हैं, दो फसल में देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कौन सी फसल ज़्यादा मार्केट के पास बोई जानी चाहिए, जो ऐसी कौन सी फसल है जो ज़्यादा प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो दो इकोनॉमिक रेंट देखते हैं दो फसलों का, ऐसा उल्लेख है। तो हम लेते हैं पोटैटो है, ठीक है, और दूसरा वीट। ठीक है, तो
इनके लिए मार्केट रेंट की जो आरेख जो दिखाया गया, हम लोग जो जानते हैं वो आरेख क्या दिखाया गया कि ये अगर सिटी है, सेंटर है, ठीक है, अगर इधर इधर क्या हो, इधर अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, इकोनॉमिक रेंट की बात कर रहे हैं हम, और इधर क्या हो रहा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन इन हेक्टेयर। अब देखिए ये, अब देखते हैं इसको, इसमें क्या चक्कर है कि ये जो आप इसको देखिए, ये है आपका पोटैटो, ठीक है, पोटैटो कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट काम कैसे करता है, कैसे उसको क्या समझ के थनन ने उसको अपने थियरी में अप्लाई किया। ये पोटैटो हो गया और ये वीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी, यानी कि ये अगर सिटी है या मार्केट है तो यहाँ से इतने दूरी तक का जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें क्या है कि इसमें पोटैटो की प्रोडक्शन क्या है, ये ज़्यादा है, ये प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, और ये भी इसकी भी उपज हो रही है, लेकिन प्रॉफिट किसकी ज़्यादा है, प्रॉफिट इसकी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ इकोनॉमिक रेंट का कि अगर पोटैटो अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा उत्पादकता दे रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो ये ओ से लेके जो ए तक की जो दूरी है, ठीक है, ये क्या, ये एक तरह से पोटैटो की बेल्ट होनी चाहिए। और बेल्ट का मतलब क्या, इसको लेके ओ से लेके ए तक, अगर ओ को सेंटर या सिटी मान लिया जाए तो इसको लेके ऐसे घुमाया गया, तो ये क्या कहा गया कि ये जितनी भी एरिया है ये क्या हो गया, पोटैटो के लिए अच्छा है, ठीक है। और ठीक इसी तरह से अगर दूसरे को ओ से लेके बी को अगर ऐसे घुमाया गया, ये देखिए, ये अगर इसको सिटी को सेंटर मान के घुमाया गया तो दूसरी वाली जो लेयर बन रही है, जो वलय बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका वीट। अब देखिए इसमें एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये जो एरिया है, ये एरिया बता रहा है कि मार्केट के पास से क्या है, पोटैटो अच्छा हो रहा है, और दूसरा एरिया क्या बता रहा है कि मार्केट से दूर जाने पे क्या हो रहा है, वीट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि पहले में तो पोटैटो बोना है तो वीट दूसरे में रहेगा। तो अब देखिए, अब जो इनका मानना था, इसमें एक चीज आप लोगों ने ध्यान देनी चाहिए, ये जो सिटी है, ठीक है, सिटी के बाहर क्या बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, ये दूसरी रिंग बन रही है, इसके पीछे बाहर क्या है, तीसरी रिंग बन रही है, ठीक है। तो इन्होंने किया था इकोनॉमिक रेंट, चूंकि बेस्ड उसी पे था, तो इन्होंने तो हालांकि अपने हिसाब से किया, लेकिन बाद में उनको ये पता लगा कि हाँ ये क्या है, रिकार्डो का एक मॉडल था, ठीक है, तो बाद में उनको पता लगा, तो उन्होंने क्या किया कि इसको, ठीक है, इसको मतलब क्या, ज्यादा जो रेवेन्यू या ज्यादा प्रॉफिट देने वाला जो दो फसलों का एक ये क्रम है, तो इस तरह से इसको क्या किया, एक हाइपोथेटिकल एरिया पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस मॉडल को इन्होंने, इकोनॉमिक रेंट के मॉडल को, जो समझ थी उनकी, जो ऑब्जर्वेशन थी 40 वर्षों की, उससे समझकर इसको क्या किया उन्होंने, एक हाइपोथेटिकल एरिया, ऐसा कोई एरिया नहीं था, उनको क्या किया, हाइपोथेटिकल एरिया पे अप्लाई किया, ठीक। अब देखिए, और ऐसा वो एरिया कैसा था, अप्लाई करने के बाद वो हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, काल्पनिक एरिया, और वो क्या, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, आइसोलेटेड स्टेट नाम दिया, ठीक। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे फिजिकल जो कंडीशंस है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा या यूनिफॉर्म सरफेस होगा, इस तरह से उसको कहेंगे, ठीक है। और उसके आगे क्या कहा, पहले तो हाइपोथेटिकल था, उसके बाद क्या था, आइसोलेटेड था, उसके बाद अगली बात क्या आ गई कि हैविंग नो कनेक्शन विद आउटसाइड्स, यानी कि जो एरिया था उसका और भी कहीं से कोई कनेक्शन नहीं था। इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही क्या थी उनकी मान्यताएं थी, और जिसका बाद में क्रिटिसिज्म हुआ, तो ये इसको समझना जरूरी है, ताकि बाद में कोई ये थियरी कैसे इधर घूम गई, ये घूम गई, तो ये समझना पहले जरूरी है कि उनकी मान्यता क्या थी, कि इस तरह के इकोनॉमिक रेंट के मॉडल को उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एरिया पे अपने क्या कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंस के बेसिस पे क्या किया कि उसको हाइपोथेटिकल एरिया में अप्लाई किया, और उसको क्या कहा, आइसोलेटेड स्टेट कहा या समरूप स्टेट का, हैव नो कनेक्शन विद आउटसाइड का मतलब क्या है कि जिसका बाहर के किसी भी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था। अब देखते हैं
अगली बात क्या कहते हैं, अगली बात कहते हैं कि जिसका कनेक्शन नहीं है, सराउंडेड बाई एन अनकल्टिवेटेड विल्डरनेस, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी इधर उधर क्या बोलते हैं, जो भी लैंड है वो अनकल्टिवेटेड है। अनकल्टिवेटेड का मतलब तमाम सारी, तो उस पे ये इसको अप्लाई करेंगे अपने पेटियों को, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि ऑल सरप्लस प्रोड्यूस वाज सोल्ड इन सिंगल सिटी, यानी कि अगर कुछ भी अधिक उपज होती है, कुछ भी उपज होती है, कोई भी जो रेवेन्यू, जो कलेक्शन के जो तरीके हो सकते हैं, जो माध्यम हो सकते हैं, तो जो उसकी उपज क्या है, ऑल सरप्लस प्रोड्यूस वाज सोल्ड इन सिंगल सिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज ओनली अ सिंगल सिटी, यानी कि ये ऐसे चल रहा है उनका जो मानक है, जो मान्यताएं हैं, ठीक है। सिटी एक होगी। उसके बाद आगे क्या कर रहे हैं, वेयर ऑल कम्युनिकेशन कन्वर्ज, यानी कि अगर ये सिटी है तो चारों तरफ से क्या है, या कन्वर्जन होता है, यानी कि सारे रास्ते सिटी की तरफ ही आते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, उन्होंने क्या किया, सिंगल ट्रांसपोर्ट, यानी कि कन्वर्ज तो हो रही है, उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो क्या है, वो सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है। बहुत मतलब कि बहुत कम है, या तो नाव है पानी के माध्यम से, या तो क्या है, या तो बैलगाड़ी है, ये दो तरह के केवल साधन है, ठीक है। तीसरा उसके बाद क्या कहते हैं कि जो मार्केट है, मार्केट में सभी लोग क्या करते हैं, अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि मार्केट में कंपटीशन है। और उसके बाद क्या कहते हैं, और सभी जितने भी विक्रेता हैं, जितने भी जो जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उनको जो बाजार में जो उपयोग की वस्तुएं हैं, तो उनका सबको एग्जैक्ट रेट पता है, ठीक है, यानी कि सबको रेट क्या है, पता है, ठीक। इतनी चीजें मानते हुए उन्होंने क्या किया कि एक वलयाकार एक चित्र बनाया और उसके माध्यम से अपनी जो थियरी है द आइसोलेटेड स्टेट, उसको समझाने की कोशिश की। तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि अभी इकोनॉमिक रेंट जो हम बता रहे थे, जो दो गोले बने थे, उसमें दिखाया जा रहा था कि क्या बन रही थी, एक पोटैटो की पेटी बन गई थी और दूसरी व्हीट की पेटी बन गई थी, ठीक है। तो जब पेटी जब ऐसे बन गई है, तो इसी तरह से उन्होंने कई पेटियों का जिक्र अपने थियरी में किया। तो हम एक एक पेटियों का इसको हम मिटा देते हैं और हम सीधे पेटियों पे आते हैं कि हाँ अब क्या है, क्योंकि मान्यताएं हो गई, तो अब पेटियों के बारे में सिर्फ बात करनी है। तो पेटियों को अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए उन्होंने जो पेटियां बनाई थी, ये तो जो पेटियां बनाई थी, और उन्होंने पेटियों को कहा क्या था, कैसे कैसे, पहले मैं पेटियों के सबके नाम लिख देता हूं, उसके बाद में सारी पेटियों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो पहला उनका क्या था, सिटी था। और उसके बाद सिटी के बाद जब हम बात करते हैं तो मार्केट गार्डन, इसमें इसमें क्या था, डेयरी और वेजिटेशन था, इसको हम लिख देते हैं डेयरी एंड वेजिटेशन, ठीक है। और उसके बाद वुड, उसके बाद इंटेंसिव क्रॉप, उसके बाद फील्ड ग्रास, विथ emphasis on dairy products। इसका मतलब ये हो गया कि चारा गाह समझिए, और इसमें क्या होता है, एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण था, सप्तवर्षी फसल आवर्तन, इस पेटी का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, उन्होंने जो बताया था। और पांचवें पे जब हम बात करते हैं तो 3 फील्ड सिस्टम, 3 फील्ड सिस्टम में उन्होंने क्या बताया था, फसल, चारागाह और परती, 3 चीजें, ठीक है। और छठवें में ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं तो आप इसको समझते जाइए, एक्सटेंसिव कैटल्स, यानी कि व्यापक पशुपालन,
ठीक है। अब देखिए इसको जरा एक एक करके समझ लीजिए कि ये जो 6 पेटियां थी और इन 6 पेटियों में उन्होंने क्या क्या बताने की कोशिश की। वो क्या कहते थे कि एक सिटी है, ठीक है, एक सिटी है और सिटी के बाहर जो वो अप्लाई कर रहे थे, जो देख रहे थे, जो उनको जैसा महसूस हुआ कि कई जगह उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है। और फिर जब इनकी ये थ्योरी आई तो बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया कि ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय ये जितनी भी बातें हम करेंगे उस समय के परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। और जो क्रिटिसिज्म जो होता है, जब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की, तो आज के परिदृश्य में क्रिटिसिज्म होता है। तो हम एक एक करके बताते चलते हैं। देखिए मार्केट गार्डन में क्या था? डेयरी था और वेजिटेशन था पहले में, ठीक है। यानी कि नजदीक होना जरूरी है डेयरी का और वेजिटेशन का, क्योंकि अगर दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा? वो सब्जियां और दूध खराब होंगे। उसके बाद इसके पहले हमने क्या बताया था? उनकी फाइंडिंग क्या थी? डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा? डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट क्या होगा? कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? लकड़ी को इसीलिए उन्होंने अंदर के पेटी में रखा कि डिस्टेंस बढ़ने से लकड़ी क्या हो जाएगी? उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, इस वजह से उसको अंदर रखा। तीसरी पेटी में उन्होंने गहन कृषि रखी या इंटेंसिव क्रॉप रखा, ठीक है। चौथी में उन्होंने क्या किया कि कुछ फील्ड जो है घास सहित रखा, जिसपे डेयरी का भी प्रोडक्शन को महत्वपूर्ण माना, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक घास लैंड तो रखा ही रखा था, ग्रासलैंड। सप्तवर्षीय फसल आवर्तन इस पेटी में, इसको आप नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तवर्षीय आवर्तन फसल का मतलब ये है कि फसल जो है कि लगातार चेंज करना, कभी एक फसल बोना, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, ऐसे करके हर 7 वर्ष में क्या है? आवर्तन करना। इसमें क्या है? प्रति भी सम्मिलित है कि अब एक साल प्रति भी छोड़ना है, ठीक है। ये छठे पे आते हैं थ्री फील्ड सिस्टम। थ्री फील्ड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि फसल, चारागाह, प्रति, अगर ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, फसल, चारागाह और प्रति, अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह से खेत है, खेत 1 2 3, तो तीनों को बराबर बराबर में, यानी कि 33% में क्या करना चाहिए? फसल बोनी चाहिए और चारागाह बोने चाहिए, और क्या होता है 33% को प्रति छोड़ देना चाहिए। और इसी का क्या है? आवर्तन होना चाहिए, यानी कि एक बार इसमें फसल बोए, इसको प्रति छोड़ें, तो अगली बार में इसमें बो के इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आवर्तन होते रहना चाहिए। और आखिरी बात जो क्या थी? एक्सटेंसिव कैटल रेजिंग या फिर व्यापक पशुपालन की बात कही उन्होंने। यानी कि पशुपालन क्या है कि पशुपालन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है। तो नहीं लगता है, इसका मतलब क्या हो गया? पशु अपने पैर पे चल के आएंगे मार्केट तक, चाहे उनके मांस के लिए व्यापार हो, चाहे और अन्य चीजों के लिए। तो पशु क्या होगा? अपने पैर पे चल के आएंगे, इसीलिए उसको क्या किया? सबसे बाहर की तरफ रखा, ठीक है। अब देखिए ये तो इतनी बातें हो गई, इस तरह से उन्होंने पेटियां बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं? कहते हैं कि अगर कोई, मान लीजिए कि अगर कोई नदी है आसपास, ठीक है, नदी है और उसके पास ही सेंटर है या फिर मार्केट है या फिर सिटी है, तो ये क्या होगा? ये जो पेटियां जो हैं, ये पेटियां ठीक इसी नदी के साथ साथ क्या हो जाएंगी? मूव करती जाएंगी। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये यानी कि अगर कोई रिवर है तो इसी के साथ भी पेटियां भी मूव करती जाएंगी। तो ये तो उन्होंने ऐसे पेटियां बनाई। और एक बात और कही, अगर कोई और भी इस मार्केट का कंपटीटर अगर यहाँ डेवलप हो जाता है, कोई भी अगर कंपटीटर डेवलप हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यही पेटियां इसके आसपास घूमने लगेंगी। यानी कि ये जो यहाँ पे जो हम पेटियां बता रहे थे, वो नए मार्केट के आसपास डेवलप होने लगेंगी, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो रहा इनकी बात, ये पूरी की पूरी वान थेनेन की थ्योरी खत्म हुई। अब थोड़ा सा हम इसका एक परिदृश्य देखते हैं इंडिया में, कि इंडिया में क्या था। कि इंडिया में कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया में कैसे इसको अप्लाई किया गया था, कहाँ अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि जो प्रोफेसर समी थे, प्रोफेसर एम सफी, ठीक है, प्रोफेसर सफी सर थे, उन्होंने इसको अप्लाई किया था। अब यहाँ लिख देता हूँ, अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ के कोली तहसील में किया था, कोली तहसील में। और इसमें उनकी फाइंडिंग क्या थी? फाइंडिंग ये थी, फाइंडिंग
जब उन्होंने इस पे जब अध्ययन किया या ये जो थियोरी थी वान थेनन की, इसको क्या किया, इसको सीधे अप्लाई किया, ठीक है। और जब ये अप्लाई करते हैं तो ये बताते हैं कि जैसे जैसे नलकूप से नलकूप या सिंचित क्षेत्र हो गया, नलकूप सिंचित क्षेत्र कह सकते हैं, सिंचित क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र से दूरी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, भूमि उपयोग की गहनता क्या होगा, घटेगी। ये इनकी फाइंडिंग थी सफी सर की क्या थी कि जैसे नलकूप सिंचित क्षेत्र जो है जब उसको अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने उनकी जो फाइंडिंग थी कि नलकूप सिंचित क्षेत्र से जब दूरी बढ़ेगी, जो भी उनका सिंचित एरिया होगा, रीजन होगा, तो भूमि उपयोग की गहनता घटेगी। तो ये तो जैसा कि हम लोग आम जन भी देखते हैं कि जैसे जैसे जब दूरी बढ़ती जाती है, जो हमारे सिंचाई के साधन होते हैं, तो क्या होता है जो भूमि उपयोग होती है, जो खेती का जो पैटर्न होता है, क्या होता है, उसकी गहनता में कमी आती है। तो ये हो गया, ये सफी सर का हो गया। अब दूसरा इसको अप्लाई किया था पंजाब में अप्लाई किया गया था, अभी तो अलीगढ़ की बात कर रहे थे, तो पंजाब में अप्लाई किया जा रहा था प्रोफेसर झूझर सिंह, ठीक है। इसको जरा नाम सही से लीजिएगा, झूझर सिंह, और एक थे प्रोफेसर ध्यान सिंह, ध्यान कौर, ठीक है। तो इन दो लोगों ने इसको पंजाब के कई क्षेत्रों में अप्लाई किया। तो इनकी फाइंडिंग क्या रही, इसको मैं नोट करते जाता हूँ। पंजाब में जब मॉडल अपनी जब इन्होंने फाइंडिंग निकाली, तो फाइंडिंग में निकाल के क्या करते हैं कि इनकी जो इन्होंने बताया कि इसको मूल रूप में कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता। ये क्या था कि झूझर सिंह और प्रोफेसर ध्यान कौर, इन लोगों ने मिलकर ये फाइंडिंग निकाली थी, यानी कि इसको मूल रूप में कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता है। इसको मैं लिख देता हूँ इसको पहले लिख देता हूँ पंजाब में, बाकी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। पंजाब में क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है। और इसमें ये बताया कि ये जो मॉडल है ठीक उसी रूप में क्या पंजाब में कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता। कई जगहों पे इन्होंने क्या किया, उसकी स्टडी की। तो पंजाब में क्यों नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। स्थितियां बदल गई हैं कैसी, अब थोड़ा सा हम उसी क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं, जो स्थितियां बदलती हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या था कि आइसोलेटेड स्टेट, ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म, इनकी सबसे पहली मान्यता थी कि आइसोलेटेड स्टेट होना चाहिए। तो आइसोलेटेड स्टेट पॉसिबल हर जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मार्केट में आइसोलेटेड स्टेट, मार्केट जो है, मार्केट में सबको सब चीज़ों का रेट पता हो। तो रेट क्या होता है, ये भी एक क्रिटिसिज्म के रूप में आया कि रेट क्या है, बढ़ता घटता जाता रहता है, ठीक है। उनका मानना था कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ेगी। लेकिन अब क्या है कि आप कहीं छोटी दूरी जाते हैं तो अगर 5 रुपए देते हैं, अगर उसकी डबल दूरी जाएंगे तो क्या देते हैं, 7 ही रुपए देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूरी के जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या हो रहा है, अब सस्ता होता जा रहा है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय ऐसा नहीं था। तो स्थिति परिस्थिति बदलती है। और इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारी चीज़ें पंजाब में जब अध्ययन किया, कहा कि सारे पैटर्न बदल गए हैं, जोत के आकार बदल गए हैं भारत में, ठीक है, जब पंजाब में अप्लाई किया गया था। और चकबंदी की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा है। तो इस तरह से यानी कि अगर बहुत से लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि इस थियरी में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन दरअसल बात क्या है कि वो जो थियरी जब कही गई थी तो वो उस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। और जब अजम्पशन बता दी गई कि हमने ये माना है, ऐसा हो सकता है, तो अगर उन्होंने आइसोलेटेड स्टेट की बात कही, इसका मतलब क्या है कि अगर आइसोलेटेड स्टेट यानी कि एकदम बिल्कुल समरूप अगर क्षेत्र होगा तब, और एक ही मार्केट होगा, मार्केट कंपटीटर होंगे, कोई आउटसाइडर का इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, तब तो उनकी ये थ्योरी सही होगी। अगर उनकी अजम्पशन को हम मानते हैं तब तो ये थ्योरी सही होगी। तो क्रिटिसिज्म अच्छा है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और क्रिटिसिज्म से ही नई नई थियरी निकल के आगे सामने आती हैं। तो हमको कई बार क्या होता है कि शुरुआत जब होती है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, इनकी थियरी बहुत अमान्य हो गई, गलत हो गई। दरअसल बात क्या, अमान्य गलत होना अलग बात है, लेकिन जब व्यक्ति शुरुआत करता है तो एक्चुअल में जहाँ कोई नहीं सोच रहा होता, जब कोई व्यक्ति सोच रहा है, भले वो गलत हो गई, लेकिन उसी एक पॉइंट के या एक टॉपिक अगर किसी ने उठाया है तो उस टॉपिक से क्या हो रहा है, लोगों की सोचने समझने की क्षमता हो रही है। यानी कि इस थियरी को पढ़ के, एक तरीकों को पढ़ के क्रिटिसिज्म आया, क्रिटिसिज्म के बाद क्या आया, तमाम सारे सुधार आते हैं। तो ये हर जगह होता है।
तो ठीक आज का तो इतना ही रहा, और मैं जल्दी ही कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी पिछली क्लास में मैंने ट्रांसपोर्ट किया था, मैं ट्रांसपोर्ट का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। उसमें कुछ क्वेश्चन को मैं कंक्लूड करूँगा जो पिछली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।